हेलो गाइस। इसके अंदर हम इस वीडियो के अंदर जो है हम नीट 2024 के क्वेश्चन रिकॉल प्रश्नों के जो क्वेश्चंस हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चंस। सो फर्स्ट इज incisive papilla is a stable landmark for arrangement of teeth in the anterior region. Okay, at what distance from the incisal edge of incisors to incisive papilla does the teeth should be placed? अब यहाँ पे देखो दो चीजें होती है। एक है यहाँ पे इंसाइजल एज और इंसाइजर्स का लेवल सरफेस। तो ऑल्दो इसका आंसर जो है वो 6 to 8 mm है। ठीक है, इंसाइजल एज से यहाँ पे ना दो आपको कंफ्यूजन आपको मिलेगी। सबसे पहला तो जो ये लाइन है, ये लाइन जो है ये स्ट्रेट फॉरवर्डली फ्रॉम जाप 13 एडिशन है। इसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि इंसाइजल एजेस of maxillary central incisor they are 8 to 10 mm anterior to the center of the incisive papilla. सो एको अगर सिर्फ इस लाइन के ऊपर चले तो ये है आंसर शुड बी सी। ठीक है, अगर सिर्फ इसी लाइन को लेके चले ना तो ठीक है। लेकिन जो चीजें कुछ कंसेप्ट और भी आते हैं जो आपकी डिफरेंट बुक्स में दूसरी बुक्स में भी दिए हुए हैं कि अगर हम इंसाइजल एज से लें जैसे आपकी नला स्वामी में है तो वो होता है 6 to 8। लेबल सरफेस इंसाइजर से लें तो वो होता है 8 to 10 mm। आपके लोअर इंसाइजर्स के लिए ले तो वो होता है 4 to 6 mm। ठीक है, या 4 mm। तो इन माय ओपिनियन अगर ये क्वेश्चन डायरेक्टली इस बुक से बनाया गया है जाप से तो आंसर विल बी 8 to 10 mm। ठीक है, देन आंसर 8 to 10 mm होना चाहिए। बट अगर सिर्फ सिंपल जो कंसेप्ट देखे कि इंसाइज क्योंकि इंसाइजल एज जो होता है उस लेवल सरफेस थोड़ा सा उससे आगे होता है। ठीक है, और उतने का ही फर्क आ जाता है यहाँ पे 6 to 8 से और 8 to 10 में। ठीक है ना, क्योंकि इंसाइज जो होता है अगर हम ओक्लूजन सरफेस से देखें तो थोड़ा सा जो इसका है आ, एक हमें ये पता है ओक्लूजन जैसे जब पहुंचता है इंसाइजल रीजन में तो एक इनसाइड पोर्ट थोड़ा सा हो जाता है। जो एज होती है वो सेंटर में होती है तो इनसाइड जो सरफेस होता है लीवर सरफेस वो थोड़ा ज्यादा आगे होता है। ठीक है, तो मेजर करने का तरीका अलग है। ठीक है, तो ऐसा आपको बहुत जगह आंसर जो है आपको 6 to 8 मिलेगा। बट अगर ये लाइन डायरेक्टली यहाँ से बनाई गई है तो फिर स्ट्रेट फॉरवर्डली इसका आंसर 8 to 10 में होगा। ठीक है, चूज वाइजली। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पेशेंट रिपोर्टेड विद पोस्टीरियरली इडेंचुलस मैंडिबल। मैंडिबल में पोस्टीरियर एरिया जो है वो इडेंचुलस है। एंटीरियर टीथ जो है वो पेरिडोंटली कॉम्प्रोमाइज्ड है। ठीक है, तो कौन सा कनेक्टर मेजर कनेक्टर की बात हो रही है यहाँ पे होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो पैलेटल क्यों होगा क्योंकि वो तो मैक्सिला के लिए है। तो मैंडिबल में क्या करेगा वो। दूसरी चीज लिंगुअल बार और सब लिंगुअल बार ये एंटीरियर टीथ के लिए किसी काम के नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये टीथ से कनेक्टेड रहते ही नहीं है या टीथ के साथ ऐसा मतलब टीथ के पेरिडोंटली कॉम्प्रोमाइज होने का इन पे ज्यादा असर होगा, इन पे कोई असर नहीं होगा। फिर आपका आंसर बनता है लिंगुअल प्लेट, क्योंकि लिंगुअल प्लेट जो होता है ये इन पेरिडोंटली कॉम्प्रोमाइज जो टीथ है ना इनको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, जैसे ये ना, तो for using periodontally weakened teeth in group function to furnish support to the prosthesis and to help resist horizontal rotation of the distal extension type of denture। ठीक है, या इसमें क्योंकि अब पेरिडोंटली कॉम्प्रोमाइज तो हो सकता है शायद किसी दांत को बदलना पड़ जाए तो व्हेन द फ्यूचर रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर incisor teeth will be facilitated by the addition of retention loop to an existing lingual plate। इसके बाकी और दो क्या है। alveolar lingual sulcus is so close to the lingual gingival crevices that adequate width for a rigid lingual bar does not exist। एंड लास्ट जो है इसका वो क्या है, उन केसेस के अंदर जहां पे क्लास 1 आर्च के अंदर जो रेजिडुअल रिज है उसका वर्टिकल रिजॉर्प्शन इतना ज्यादा हो गया है कि वो सिर्फ मिनिमल रेजिस्टेंस दे सकते हैं हॉरिजॉन्टल रोटेशन के लिए अपने बेसिस से वहां पे प्लेट का यूज करते हैं। तो
मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आपकी लिंगो प्लेट कहाँ यूज होते हैं इन इंडिकेशंस के ऊपर पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है इसकी इंडिकेशन के ऊपर, तो प्लीज आप इसको बहुत अच्छे से देखें। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। अ पेशेंट इज रिसीविंग अ नेस्बिट प्रोस्थेसिस फॉर हिज मिसिंग टीथ। ये किस तरह का प्रोस्थेसिस है? नेस्बिट प्रोस्थेसिस जो होता है ना, ये एक यूनिलेटरल रिमूवेबल पार्शियल डेंचर होता है। ठीक है, which is used to replace 1 to 3 missing teeth unilaterally। ठीक है, completely tooth सपोर्टेड होता है। सपोर्ट जो इसको मिलता है वो क्लास्प से मिलता है अबटमेंट टूथ पे। रेस्ट जो होते हैं वो टिश्यू वर्ड मूवमेंट को प्रिवेंट करते हैं। क्लास जो होते हैं वो मेटल या नाइलॉन के बनाए जा सकते हैं। इंडिकेशन क्या होता है? अनहाइजीनिक कंडीशन हो, पेशेंट डिस्कम्फर्ट, रॉकिंग डेंचर, कैनेडी की क्लास 6, कैनेडी एप्लीकेट की क्लासिक बेसिकली, सीवर रिज डिफेक्ट जिसमें सीवर क्लास 3 आ जाती है। ठीक है, दैट कैन नॉट बी रिस्टोर्ड विद कन्वेंशन, मतलब इसके अंदर हाइट और विड्थ दोनों ही खत्म हो जाता, कम हो जाती है। ठीक है, फिर पेशेंट विद एक्रोमेगाली जिसमें देयर इज अ कांस्टेंट माइग्रेशन ऑफ टीथ। एडवांटेज क्या है इसके? सिंपल डिजाइन है, इजी टू फैब्रिकेट, रिटेंशन एक्सीलेंट है, तो स्ट्रक्चर बच जाता है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है? अनस्थेटिक है और एस्पायरेशन का रिस्क रहता है, क्योंकि सिर्फ ये बहुत छोटा साइज है इसका, 1 to 3 मिसिंग टीथ के लिए ही है सिर्फ ये। ठीक है, और कम्प्लीटली टूथ सपोर्टेड होता है। ठीक है, बाकी इसमें से ये कोई भी इसका आंसर नहीं है। ठीक है, तो आंसर विल बी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अ डेंटिस्ट प्लान्स टू प्रोवाइड ओवर डेंचर टू अ पेशेंट विद शॉर्ट इम्प्लांट्स, व्हाट इज द ट्रू स्टेटमेंट फॉर दिस? देखो, एक तो ओवर डेंचर दे रहा है, ओवर डेंचर यूजुअली जो अपने नॉर्मल इम्प्लांट्स होते हैं नॉर्मल साइज उनमें ही होता है। यहाँ पे शॉर्ट इम्प्लांट्स दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारी बोन है वो रिड्यूस हो गई है, इसलिए शॉर्ट इम्प्लांट देना पड़ रहा है। तो सबसे पहले तो हमें, जिसमें इनएडिक्वेट है, तो ये इनएडिक्वेट विड्थ एंड हाइट। ठीक है, तो रिसेंटली एक्सट्रैक्टेड सॉकेट नहीं आएगा, एडिक्वेट विड्थ एंड हाइट भी नहीं। ठीक है, कंप्लीटली ही सॉकेट नहीं, इनएडिक्वेट विड्थ एंड हाइट में आएगा ये। और ये टेम्परेरी नहीं होता, ये डेफिनेट प्रोस्थेसिस है ये। तो ये डेफिनेटिव प्रोस्थेसिस इन कंप्लीटली हील्ड सॉकेट विद इनएडिक्वेट विड्थ एंड हाइट। आंसर विल बी ए। ठीक है, आप इसका आंसर 8 to 10 भी मान के चल सकते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब से है। अगर आप नल्ला स्वामी के उस पर चलते हैं तो आपको 6 to 8 है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी आ रही है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना मार्क कर सकते हैं। बट मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स है वो 6 to 8 को रख के चलते हैं, जो आपको पढ़ाया भी जाता है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। An implant that is surface coated with hydroxyapatite is being used। ठीक है, which of the following is not true regarding the use of the surface treated implant over the, कि हमने नॉन सरफेस ट्रीटेड इम्प्लांट के ऊपर इसको यूज कर रहे हैं सरफेस ट्रीटेड को, तो इसमें से क्या चीज सही नहीं है? हाइड्रोक्सी एपिटाइट का बेसिकली। तो हाइड्रोक्सी एपिटाइट ट्रीटेड इम्प्लांट्स कैन बी यूज इन टाइप 3। नो, दे कैन नॉट बी यूज इन टाइप 3, दे कैन बी यूज इन टाइप 4। ठीक है, दे कैन बी यूज इन टाइप 4। जहाँ पे ग्राफ यूज हो रखे हैं, यस, दे कैन बी यूज। दे इमीडिएटली आफ्टर एक्सट्रैक्शन, फेस्ट एक्सट्रैक्शन साइट में भी डाले जा सकते हैं। बोन इम्प्लांट इंटरफेस रिक्वायरमेंट, या ये बढ़ा देते हैं या जब जरूरत होती है वहां है। ठीक है, तो ये भी ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो ए रहेगा, क्योंकि ये टाइप 4 में यूज हो सकते हैं, तो ये नॉट ट्रू है, बाकी सारे ट्रू हैं। अब ये स्ट्रेट फॉरवर्डली आपका इन्होंने फिलिप्स से लिया है। ठीक है, फिलिप्स 12th एडिशन, जो इम्प्लांट का पोर्शन है वहां पे, केक सरफेस कोटेड जो इम्प्लांट है, टाइटेनियम मेटल सरफेस इम्प्लांट जो नॉन ट्रीटेड है, उससे ऊपर क्या है कि ग्रेटर बोन इम्प्लांट सरफेस की नीड हो वहां, एबिलिटी टू प्लेस द इम्प्लांट इन टाइप 4 बोन, फ्रेश एक्सट्रैक्शन साइट, न्यूली ग्राफ्टेड साइट। एडवांटेज क्या होता है? मेनली शॉर्ट टर्म के होते हैं, एंड दे आर रिलेटेड टू द इनिशियल स्टेबिलिटी ऑफ द इम्प्लांट, जो बेसिकली मोस्ट ऑफन जो है डिटरमाइन करती है कि रेस्टोरेशन से पहले सक्सेस होगा या नहीं। यानी जब हम उसके ऊपर रेस्टोरेशन लगा देंगे फाइनली,
तब उससे पहले जो है प्लांट इम्प्लांट जो है वो अपना स्टेबल होगा या सक्सेस होगा या फेल होगा, वो वहां तक बेसिकली रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which is the term for the triangular gap observed between the upper and lower dental arches during forward jaw movement। मतलब जब लोअर जॉ को फॉरवर्ड मूव करवाया जाता है, ठीक है ना, जो आपका लोअर जो है उसको जो है आपका फॉरवर्डली मूव करवाया जाता है, तो इनमें से कौन सी जो है वो सही है लाइन, कि जब पीछे वाले टीथ होते हैं उनके बीच में एक ट्रायंगुलर गैप आ जाता है जब फॉरवर्ड मूवमेंट होती है। ठीक है। तो उसमें क्या है कि कौन सा इफेक्ट होता है, उसको बोलते हैं क्रिस्टेंसन फिनोमिना। ठीक है, बैलेंस्ड ओक्लूजन नहीं होता। ठीक है। सिल्वरमैन स्पेस तो स्पीकिंग स्पेस होता है आपका। बेनेट शिफ्ट जब लेटरल मूवमेंट होता है तब जो शिफ्टिंग आती है वो बेनेट शिफ्ट आता है। तो आप ये देखोगे कि जब मैंडिबल को प्रोट्रूसिव एक्सकर्शन करवाया जाता है, तो जो कोंडाइल होता है वो आपका नीचे भी आता है और फॉरवर्ड भी जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये डायरेक्शन जो इसके आती है वो बन जाएगी। ठीक है, तो ये नीचे आएगा, सर के साथ फॉरवर्ड जाएगा, तो ये जो फाइनल इसकी मूवमेंट है। सिमिलरली जब एक मैंडिबल जो होता है लेटरली वन साइड टू अदर जाता है, तो जो अपोजिट साइड का, जिस साइड पे जा रहा है उससे अपोजिट साइड का जो कोंडाइल है वो डाउनवर्ड, फॉरवर्ड और इनवर्ड इस तरीके से मूवमेंट शो करता है। ठीक है। अब इन सब का जो होता है ना, इसकी वजह से क्या होता है, जो ये टीथ है, ये अब क्योंकि फॉरवर्ड लेके आए हम, प्रोट्रूसिव मूवमेंट करवाई, तो जो लोअर टीथ है ना, अब लोअर टीथ भी तो जॉ के साथ ही आएंगे, वो अपनी पोजीशन थोड़ा ना मेंटेन रहेंगे, तो वो थोड़ा सा जो है नीचे की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, थोड़े डाउनवर्ड मूव कर जाता है पोस्टीरियर रीजन, जिसकी वजह से एंटीरियर में तो टच हो गया, लेकिन पोस्टीरियर तक एक इस तरीके से ट्रायंगुलर स्पेस आता है जो आप यहाँ इस डायग्राम में देख पा रहे हो। ये ट्रायंगुलर स्पेस, ये जो ट्रायंगुलर स्पेस बना है, ये ट्रायंगुलर स्पेस बन जाता है, इस फिनोमिना को बोलते हैं क्रिस्टेंसन फिनोमिना। ठीक है। जब भी हो एक हमें पेशेंट को एक स्मूथ कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट देना होता है डेंचर टीथ का, ठीक है ना, तो हमें इस क्रिस्टेंसन फिनोमिना को याद रखना पड़ता है, अदरवाइज गैप आता रहेगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो गया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से पहला फर्स्ट इंट्रोड्यूस कास्टेबल सिरामिक कौन सा है, दैट इज डाइकोर। इसमें ज्यादा समझने का नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली ये आपका फिलिप्स से है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन दी हुई है उसमें, जो आप यहाँ देख पा रहे हो। ठीक है, क्रेस्ट मॉड्यूल का फंक्शन क्या होता है। क्रेस्ट मॉड्यूल जो होता है वो कनेक्शन बनाता है बटमेंट और इम्प्लांट में। ठीक है, अब आप जैसे डायग्राम देख पा रहे हो, तो ये एपेक्स हो गया, ये बॉडी होगी इम्प्लांट की, और ये इसका क्रेस्ट मॉड्यूल होगा। यहाँ पे आपका, इसके ऊपर आपका एडाप्टफोन लगेगा यहाँ पे। ठीक है ना, क्रेस्ट मॉड्यूल के अंदर अब आपका अटैचमेंट आ जाएगा, उसके ऊपर फिर आप क्राउन दोगे। ठीक है, बॉडी में, तो अब बोन इंटीग्रेशन का बेसिकली एपेक्स और बॉडी करेगी। ठीक है, टिश्यू ओवर ग्रोथ जो है वो यहाँ पे हम जब इसके ऊपर एक कवर स्क्रू लगा देंगे, ओवर ग्रोथ को वो रोकेगा। हीलिंग ऑफ जिंजाइवा, जब हम एक जिंजाइवा स्क्रू देंगे तब लग जाएगा हीलिंग के लिए वो। ठीक है, तो ये नहीं है इसके फंक्शन, क्रेस्ट मॉड्यूल का ये फंक्शन है। ठीक है, इट रिटेन द प्रोस्थेटिक कंपोनेंट इन टू पीस इम्प्लांट सिस्टम। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर कनेक्टर रिजिड भी है और बल्कि नहीं है लेकिन और अच्छा सपोर्ट भी देता है। देखो, जब ये बात करता है कि रिजिड है और बल्कि नहीं है, तब सिंपल सी चीज है, या तो आप बनाओ बार जो रिजिड बनेगा। रिजिड तो
इमिडिएटली नहीं रहेगा कि वैसे फ्लेक्सिबल रह जाएगा। इसमें हमें बल्क देना पड़ेगा, तब जा करके एक बार जो होता है वो रिजिड बनेगा। ठीक है। अब या फिर हम इसको एक प्लेट की फॉर्म में बना दें। ठीक है। प्लेट की फॉर्म में बनाएंगे तो क्योंकि उसकी डायमेंशन बढ़ गई है, एरिया बढ़ गया है, वो अब रिजिड हो जाएगा और उतना बल्की भी नहीं रहेगा। और चारों तरफ टीथ से ज्वाइंट हो सकता है, तो वो तो आपको सपोर्ट भी देगा। अब इसके अंदर हम कंप्लीट यूज करेंगे या हम ये यूज करेंगे। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं तो ये होगा एंटेरो पोस्टीरियर पैरेटल स्ट्रैप, बार नहीं स्ट्रैप। ठीक है। तो एंटेरो पोस्टीरियर पैरेटल स्ट्रैप में जो होता है, तो ये जो होता है ये जो जॉइंट्स है ये सारा एल्बियम इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है। एल्बियम इफेक्ट आता है इस कनेक्टर की शेप की वजह से, जिससे फ्लेक्सर जो होता है ना वो रुक जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है उसके लिए, फ्लेक्सर के लिए, मतलब जो फ्लेक्स हो सकता है ये इधर उधर मुड़ सकता है उसमें। तो देखो यू शेप तो वैसे भी नहीं है सपोर्ट के लिए। तो सिंगल पैरेटर का बार का मैंने आपको अभी बताया कि अभी वो जब तक आपका थिक नहीं होगा या बल्कि नहीं होगा तब तक वो आपको एक बढ़िया रिजिडिटी नहीं दे पाएगा। ठीक है। और अब बच गया आपका पैरेटर प्लेट टाइप या एपी बार। ज्यादा रिजिड और लेस बल्कि एपी बार एल्टोपेस्टियल स्ट्रैप होता है। अगर आपका एंटेरोपोस्टीरियर स्ट्रैप और एंटेरोपोस्टीरियर बार अलग अलग दिए हुए हैं तो आप आंसर एंटेरोपोस्टीरियर स्ट्रैप को मार्क करेंगे। ठीक है। आप बार को मार्क नहीं करेंगे, लेकिन अगर स्लैश में बार दिया हुआ है तो फिर आपका यही आंसर बनेगा। तो आंसर विल बी डी। इसमें ए था, यहाँ भी ए। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एडवांटेजेस ऑलरेडी दे दिए हैं एंटेरोपोस्टीरियर स्ट्रैप के, कि कॉन्टूर जो मेटल का होता है रूगे हेड स्ट्रेंथ। ठीक है। मेटल जो होता है वो थिन हो सकता है 1 mm से भी कम का। स्ट्रक्चर जो एनसर्कलमेंट होते हैं एंटेरोपोस्टीरियर स्ट्रैप की वो रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। एंड इट प्रोवाइड्स दैट एल्बियम इफेक्ट, जिससे रेजिस्टेंस टू फ्लेक्शन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। हेटेरोपोस्टीरियर पैलेटल स्ट्रैप लोअर के लिए, देखो अपर के लिए एपी स्ट्रैप, यू शेप, और लोअर के अंदर लिंगुआ प्लेट और लिंगुअल बार या सब लिंगुअल बार। इनकी सिर्फ पोजीशंस के बारे में ज्यादा आता है, पोजीशन और शेप का, जबकि लिंगुअल प्लेट की इंडिकेशंस के बारे में ज्यादा आता है। इन दोनों के बारे में ज्यादा पूछा जाता है कि सब मोस्ट स्टेप जो है सबसे ज्यादा प्रोवाइड करने वाला और सबसे कम प्रोवाइड करने वाला सपोर्ट को। ठीक है। तो इस तरीके से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, क्या एक 40-year-old पेशेंट रिपोर्टेड विद रूट कैनाल ट्रीटेड अपर फर्स्ट मोलर। अपर फर्स्ट मोलर जो है वो रूट कैनाल ट्रीटेड है। ठीक है। देयर इज इनसफिशिएंट डिस्टेंस बिटवीन अपर एंड लोअर आर्चेस। इसका जो वहाँ पे गैप है वो कम हो गया है, मतलब जो ओक्लूशल सरफेस, जो ओक्लूशल एरिया में जो गैप होता है वो कम हो गया है। ठीक है। जिसके लिए जिंजाइवल फिनिश लाइन जो है इट इज प्लेस्ड सब जिंजाइवली। यूजली सुपरा जिंजाइवल रखते हैं, लेकिन अब सब जिंजाइवली रख दी गई है। इसका एडवांटेज क्या है? पहला ऑप्शन है टू प्लेस इट ऑन हार्ड इनेबल। इनेबल पे ही रखना होता है हमें, हम कभी भी उससे नीचे नहीं जा सकते। ठीक है ना। यूजली तो हम सब जिंजाइवली कम रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। बेटर रह जाता है। टू प्लेस इन एस्थेटिक जोन, एस्थेटिक जोन की वजह से हम इसमें नहीं कर रहे हैं, हमारे पास स्पेस कम है। फिर सेल्फ क्लींजेबल एरिया। देखो यहाँ पे ना इस ऑप्शन के बारे में दो राय है कि एक तो ऑप्शन हो सकता है ये रहा हो कि सेल्फ क्लींजेबल एरिया है। तो सेल्फ क्लींजेबल एरिया जो होता है वो सुपरा जिंजाइवल का होता है, सब जिंजाइवल का नहीं होता। तो अगर सेल्फ क्लींजेबल एरिया दे रखा है तो ये आंसर नहीं बनेगा। अगर इसकी जगह बेटर रिटेंशन था पेपर में, ठीक है, तो बेटर रिटेंशन विल बी द आंसर। ठीक है। फोर्थ ऑप्शन डिफिकल्टी इन असेसिंग द रेस्टोरेंट रिकॉल विजिट, ये भी इसकी एडवांटेज नहीं है। ठीक है। अगर
सेल्फ क्लिंजेबल एरिया दिया था तो आंसर बनेगा ए। और अगर ए ऐसा का ऐसा ही दिया हुआ है और सी ऑप्शन के अंदर सेल्फ क्लिंजेबल एरिया की जगह बेटर रिटेंशन दिया था तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो उस केस में फिर जो सी होगा वो ए से ज्यादा हो जाएगा अगर बेटर रिटेंशन था ऑप्शन में। अगर बेटर रिटेंशन नहीं है, सिर्फ सेल्फ क्लिंजेबल है, तो इनेबल आएगा, क्योंकि हमें एट दी एंड जो मार्जिन होते हैं वो इनेबल पे रखने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिकेशन दिए हुए हैं सब जिंजाइवल मार्जिन के। फॉर टीथ विद शॉर्ट क्लिनिकल क्राउन्स, टीथ अफेक्टेड बाय सब जिंजाइवल के एरिया सर्वाइकल इरोजन, जहाँ पे क्राउन लेंथनिंग नहीं पॉसिबल है। अगर कॉन्टैक्ट एरिया जो है वो जिंजाइवल क्रेस्ट से नीचे पहुंच जाए, एस्थेटिक्स कंसर्न हो जैसे गम स्माइल। ठीक है, जिन केसेस के अंदर अनमेनेजेबल रूट सेंसिटिविटी हो, जब एक्सियल कॉन्टूर शुड बी मॉडिफाइड। ठीक है, जब एडिशनल रिटेंशन रिक्वायरमेंट हो, तो यहाँ पे बेटर रिटेंशन टू कंसील द मेटेलिक मार्जिन बिहाइंड द लेबर जिंजाइवल क्रेस्ट। तो सबसे पहले जो हमने टीथ शॉर्ट क्लिनिकल क्राउन्स, स्पेस कम था इसलिए शॉर्ट रहे। ठीक है, और इनेमल पे रखना होता है हमें। एडिशनल रिटेंशन दे रखे तो एडिशनल रिटेंशन विल बी द आंसर। ठीक है, अब जो ये डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम के अंदर पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज यूज फॉर इम्प्लांट प्लेसमेंट इन विच टूथ इज एक्सट्रैक्टेड लीविंग अ पीस ऑफ रूट ऑन वन साइड ऑफ द सॉकेट। जैसे टूथ निकाला है, यहाँ पे हमने ये पहले क्राउन को कट करके हटा दिया, फिर रूट को हमने निकाला, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन जो है रूट का हमने लेबल सरफेस पे छोड़ा है। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पे इम्प्लांट लगाया है, ये इसका एनलार्ज्ड वर्जन। ठीक है, फिर हमने यहाँ इम्प्लांट लगाया और उसके ऊपर अबटमेंट और फिर अपना रेस्टोरेशन लगा दी। तो इस टेक्निक को बोलते हैं सॉकेट शील्डिंग टेक्निक। ऑप्शन में या तो आपके पास टॉबी टेक्निक होगा या जीबीआर टेक्निक होगा, एक ऑप्शन। इमीडिएट इम्प्लांट प्लेसमेंट आपका ऑप्शन था, लेकिन जो आंसर नहीं बनता है। सब पेरियोस्टल इम्प्लांट टेक्निक भी आपका ऑप्शन दे रखा था, जो आपका आंसर नहीं है। आंसर तो आपका बी ही रहेगा इसमें। ठीक है, आंसर आपका बी ही बनेगा। बट एक ऑप्शन था, या तो उसमें जीबीआर टेक्निक लिखा होगा या स्टॉबी टेक्निक लिखा होगा। अब जीबीआर क्या होता है? इट इज अ गाइडेड बोन रीजनरेशन, बेसिकली एक बोन ऑगमेंटेशन टेक्निक है। ये इम्प्लांट प्लेसमेंट टेक्निक नहीं है। ठीक है, इट यूज बैरियर मेम्ब्रेन्स टू प्रोटेक्ट द बोन डिफेक्ट फ्रॉम द रैपिड इनग्रोथ ऑफ सॉफ्ट टिश्यू सेल्स। ठीक है, ताकि बोन प्रोजेनिटर सेल्स जो हैं वो डेवलप कर सके बोन को अनइनहिबिटेड। जैसे देखो, ये आपने लगाया बोन का, ठीक है ना, और आपने, ये आपकी जीबीआर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, बैरियर मेम्ब्रेन होती है आपकी। तो ये आपकी इसके लिए टेक्निक है। अगर इनग्रोथ हो जाता है सॉफ्ट टिश्यू का, तो या ऑस्टियोजेनेसिस को या तो डिस्टर्ब करेंगे या फिर कंप्लीट होने ही नहीं देंगे किसी डिफेक्ट या वुंड के अंदर। एग्जाम्पल क्या है? कोलेजन या एक्सपेंडेड पीटीएफई, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। ठीक है, मेम्ब्रेन दो तरह की होती है, रिजॉर्वेबल और नॉन रिजॉर्वेबल। जिसमें जो हमारी रिक्वायर्ड है, ठीक है, उसके हिसाब से हम यूज करते हैं। सॉकेट शील्ड टेक्निक जो होती है आपके दिख भी रही होगी, क्राउन को कट किया, रूट को निकाला और एक रूट का पोर्शन छोड़ दिया। ये पोर्शन जो होता है ना, बेसिकली ये आपका इस वो जो लेबल सरफेस है उसके साथ ही अटैच्ड होता है। अटैच किससे? जो हमारे नॉर्मल जो हमारे पेरिडोंटल फाइबर्स है वहां से। तो इससे क्या होता है, क्योंकि किसी भी बोन के लिए जो एल्वियोलर सॉकेट होता है ना, वो तब तक मेंटेन रहता है जब तक वहां पे टूथ पोर्शन है उसके साथ बैरियर मेम्ब्रेन अटैच्ड है। टूथ निकलता है, हमारी मेम्ब्रेन टूट जाती है, पेरिडोंटल मेम्ब्रेन जो होती है उसके साथ कॉन्टैक्ट खत्म हो जाता है, कोई भी सेंसेशन नहीं जा रही होती। अब वहां पे बोन का क्या काम? तो बोन रिजॉर्व होना शुरू हो जाती है। तो बोन रिजॉर्व ना हो और उसका वॉल्यूम बना रहे हार्ड और सॉफ्ट टिश्यू का, इसलिए सॉकेट शील्ड टेक्निक को यूज करते हैं। ये बाद में इसके साथ मैच हो जाती है। ठीक है, बेसिकली इट इज टू मेंटेन द वॉल्यूम एंड कंटूर्स ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट टिश्यू टू ऑप्टिमाइज द इम्प्लांट प्लेसमेंट आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन। बक्कल पार्ट जो होता है रूट का वो बचाते हैं, और उसके लिंगवल पार्ट के जो रूट का पोर्शन छोड़ा है उसके लिंगवल एरिया के अंदर इम्प्लांट को प्लेस कर देते हैं। जो इम्प्लांट और बोन के बीच में जो स्पेस बचती है उसमें ग्राफ्ट डाल देते हैं और उसको हील होने देते हैं। ठीक है, तो ये आपका सॉकेट शील्ड टेक्निक होती है। इमीडिएट इम्प्लांट प्लेसमेंट, सिर्फ वहां से टूथ निकाला और रखा दिया, वहां पे हम ये इस तरह से बोन नहीं छोड़ते, टूथ का पोर्शन नहीं छोड़ते। ठीक है, सब पेरियोस्टम के अंदर लगा रहते हैं।
ठीक है, पेरिस्टम के जो पेरिस्टम आपकी मैम है उसके नीचे, पेरिस्टम के नीचे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज यूज्ड इन सॉफ्ट लाइनर। सॉफ्ट लाइनर के अंदर होता है आपका पॉलीइथाइल मेथाक्राइलेट। यहाँ पे भी एक थोड़ा सा, अगर आपको ये अलग अलग दिए गए हैं तो आप मार्क करना पॉलीइथाइल मेथाक्राइलेट। रीजन बीइंग कि जो पॉलीइथाइल मेथाक्राइलेट होता है ना, आपका जो इवन आपकी जो ये जार बुक है, वाउचर कह लो, जार कह लो, इसका जो 12th एडिशन है उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि इट इज पॉलीइथाइल मेथाक्राइलेट, पॉलीइथिलीन। ठीक है। आपकी जो फिलिप्स है, फिलिप्स जो आपकी है वो कहती है कि यहाँ पे पीएमएमए होता है, पॉलीमिथाइल मेथाक्रेलेट होता है, पीएमए। सबसे पहले वो पीएमएम लिखते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने लिखा हुआ है कि इट इज रिप्लेस्ड बाय बेसिकली पीएमए एंड अदर कंपाउंड्स। ठीक है। अब इससे फर्क क्या पड़ा है कि इसकी वजह से, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे तो इसका डाइब्यूटाइल थैलेट जो है वो प्लास्टिसाइजर है इसमें। ठीक है ना, जिस जो इसका गैस ट्रांजिशन टेम्परेचर को कम करता है। ठीक है। अब इसकी वजह से जो है, वो जो हमें ये जो प्लास्टिसाइजर है, ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट वो लेस हो गई है। मतलब इसकी अब कंसंट्रेशन जो है जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज कर दी गई है प्लास्टिसाइजर की। ठीक है ना। तो पीएमए है, तो आंसर विल बी द पीएमए, अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है तो। एक और तरीका, एक और जो स्टूडेंट्स ने बताया कि पीएमएमए विद और विदाउट आपका प्लास्टिसाइजर है, इस तरीके से आंसर है तो विद होगा। प्लास्टिसाइजर तो होता ही है, अगर पीएमए में विद लिखा हुआ है तो फिर वो होगा आंसर उसका। फिर एक और बताया गया कि भी पीएमए था ही नहीं ऑप्शन में। ठीक है, पीएमए था, और यहाँ पे जो इसका मेन कंपोनेंट है वो नहीं पूछा गया था, यहाँ पे पूछा गया था कि इसके अंदर प्लास्टिसाइजर कौन सा है। तो प्लास्टिसाइजर के लिए यहाँ पे डाइब्यूटाइल फैलेट ऑप्शन में होना जरूरी है। ठीक है, अगर वो दिया हुआ है और प्लास्टिसाइजर आपसे पूछा जा रहा है तो आप प्लास्टिसाइजर आंसर मार्क करेंगे। अदरवाइज अगर ये ऐसे आता है तो बेटर आंसर विल बी पीईएम में। ठीक है, क्योंकि फिलिप्स में भी एट द एंड उसको बोला गया कि बाद में अब ये नए कंपाउंड्स आ गए हैं, और आपके बाउचर के अंदर भी पीएमए को लिखा गया। हालांकि 13th एडिशन के अंदर बाउचर में पीएमएमए कर दिया गया वापस से, लेकिन पीएमए रहेगा इसका, क्योंकि ज्यादातर 12th एडिशन से बनता है क्वेश्चन आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं कि मसल्स आर रेंज लाइक अ हब ऑफ कार्ट व्हील। ठीक है, जो फिश में जो ये हब ऑफ कार्ट व्हील की तरह मसल के अटैचमेंट होते हैं ना, ये बेसिकली बात कर रहा होता है मॉड्यूलस के बारे में। ठीक है, मॉड्यूलस इज द हब ऑफ द कार्ट व्हील, और मसल जो होती है इसके चारों तरफ इसी तरीके से अटैच होती है। जैसे जो स्पाइक्स होते हैं ना, आपने देखा होगा चगड़ा गाड़ी, उसके जो टायर, वो जो क्या नाम, पहिए होते हैं, टायर नहीं, पहिए जो होते हैं, पहिए में सेंटर में हब होता है, और चारों तरफ स्पाइक्स लगा करके, और बाहर का जो है पोर्शन वो अटैच किया रखा होता है। ठीक है, तो जो सेंटर पे जो स्पाइक्स आ रही है वो समझ लो कि मसल्स हैं, और जो सेंटर है वो आपका हब है, हब ऑफ अ कार्ट व्हील। ठीक है। एंड अब उन मसल जो है उनका इफेक्ट आता है किस पे, बॉर्डर मोल्डिंग पे और न्यूट्रल जोन पे। ठीक है, तो वो मसल्स कौन कौन सी है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को दो तरीके से समझा जा सकता है। पहला तो ये कि मसल उनके बारे में बात हो रही है जो मॉड्यूलस का पार्ट है, मसल्स उनके बारे में बात हो रही है, वो उनका जो, और उनमें से भी वो जिसका बॉर्डर मोल्डिंग और न्यूट्रल जोन पे इफेक्ट है, ये उसके बारे में बात हो रही है। या फिर यहाँ पे कुछ इस तरीके से भी समझ ले रहे हैं कि ये भी समझा जा सकता है कि भी यहाँ पे जो है कि उन मसल्स का बताना है हमने जो मसल बॉर्डर मोल्डिंग और न्यूट्रल जोन को इफेक्ट ला रही है। बट इन माय ओपिनियन मसल्स मॉड्यूलस की पूछी जा रही हैं जिनका इफेक्ट बॉर्डर मोल्डिंग और न्यूट्रल जोन पे भी आता है। तो वो मसल जिनका न्यूट्रल जोन पे इफेक्ट आता है उनमें आ जाती हैं आपकी बक्सिनेटर मसल, मॉड्यूलस की मसल्स, ऑर्बिकुलरिस और मेंटालिस मसल, और टंग, बेसिक टंग मसल, टंग। ठीक है, तो टंग का इफेक्ट है, टंग की सारी ही मसल इन्वॉल्व रहती है इसमें। लेकिन अब जो बात है कि बॉर्डर मोल्डिंग पे है, तो बॉर्डर मोल्डिंग के ऊपर मॉड्यूलस का इफेक्ट आता है। ठीक है,
आपका बक्सीनेटर का और साथ में मैसेटर का। ठीक है, तो ये उस पे आपका बॉर्डर मोल्डिंग पे आता है। तो आई गेस मॉड्यूलस कॉमन है, तो मॉड्यूलस के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मॉड्यूलस की अब देखो यहाँ पे मैसेटर है तीनों में, तो मैसे ये आंसर्स नहीं बनेंगे। स्फीयर को सिस्टम वैसे मॉड्यूलस का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया? बी। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाता कि भी इस जो आपके बॉर्डर मोल्डिंग पे असर डालती है मसल, तो फिर आंसर बनता आपका डी, बक्सीनेटर, मैसेटर, लेविटर, एंगलाई ओरिस। बट यहाँ पे आंसर आपका बी बनेगा, क्योंकि ये पूछ रहे हैं कि जो मॉड्यूलस की मसल है और उनका इफेक्ट जो बॉर्डर मोल्डिंग और न्यूट्रल जोन पे आ रहा है। ये क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहला कि विच वेयर इज द मेंटल फोरामेन टिपिकली सिचुएटेड इन एल्डरली इंडिविजुअल्स। एल्डरली इंडिविजुअल्स के अंदर जो है आपका मेंटल फोरामेन जो है वो आपका कहाँ पे सिचुएटेड होता है? तो एल्डरली इंडिविजुअल्स के अंदर होता क्या है? बोन रिजॉर्प्शन। और बोन रिजॉर्प्शन होती है कि जितना भी एल्वियोलर पार्ट होता है ना वो रिजॉर्व हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली जो आपका क्योंकि बेस बोन तो सेम रहेगी, बेस बोन नहीं हटती, सिर्फ एल्वियोलर रीजन का रिजॉर्व होता है। ठीक है ना? तो जो आपका फोरामेन है वो, क्योंकि ऊपर से बोन कम हुई है, तो वो धीरे धीरे सुपीरियर सरफेस के नजदीक आ जाता है। तो इट इज नियर द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल। ठीक है, नाउ व्हाट इज द ऑप्टिमम, यहाँ पे आप इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन आप रीड कर सकते हैं। व्हाट इज द ऑप्टिमम डिग्री ऑफ टेपर फॉर प्रिपरेशन ऑफ एंटीरियर टीथ इन ए पेशेंट विच रिक्वायरिंग द रिप्लेसमेंट ऑफ एंटीरियर टीथ। एंटीरियर टीथ की रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट एक पेशेंट के अंदर है, तो जो उन एंटीरियर टीथ का जो है जहाँ में हम कौन सी कितनी डिग्री की टेपर दे सकते हैं हमें। ठीक है, ये रिप्लेसमेंट ही रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन, ठीक है ना? तो रेस्टोरेशन जब हम एंटीरियर टीथ ये कर रहे हैं तो उसके अंदर कितनी डिग्री हमें टेपर जो है वो ऑप्टिमम है। ठीक है, तो ऑप्टिमम डिग्री ऑफ टेपर जो टूथ प्रिपरेशन एंटीरियर टीथ के लिए मैसिला हो या मैंडिबल हो, उसके लिए आप देखोगे तो 10 है। ठीक है, तो आंसर विल बी सी। अब यहाँ पे आपने कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे आपकी पल्स में भी, एफपीडी में, कि कुछ अलग तरीके से पूछा जाता है। या तो उसमें आइडियल लिख दिया जाएगा, ठीक है, या उसमें ऑप्टिमम लिख दिया जाएगा, या उसके अंदर रिकमेंडेड लिख दिया जाएगा। ठीक है, या फिर उसके अंदर मिनिमम लिख दिया जाएगा। ठीक है, जब इस तरीके से आता है तो हर एक का आंसर अलग अलग बन जाता है। तो आप देखोगे कि ये डायरेक्टली यूजली आपकी जो बुक है शिलिंगबॉग, उससे ये डायरेक्ट क्वेश्चन उठाते हैं, उसमें सेम सिंगल लाइन को वो पिक करते हैं। जैसे मिनिमम टेपर ऑफ 12 डिग्री इज नेसेसरी जस्ट टू इंश्योर द एब्सेंस ऑफ अंडरकट। वहाँ पे आपने मिनिमम डिग्री ऑफ मिनिमम टेपर कितना रिक्वायर रहता है अंडरकट को हटाने के लिए, तो आपका था 12 डिग्री। आपका आंसर बदल गया, क्योंकि आपने तो पढ़ा हुआ है कि भाई टोटल 6 डिग्री का होना चाहिए दोनों साइड का, 3 3 डिग्री का। ठीक है, फिर आपका आता है कि टेपर कितना हैज बीन प्रपोज्ड एज अचीवेबल क्लिनिकली, ये भी आपका क्वेश्चन था, तो ये आपका 16 डिग्री है। ठीक है, अचीवेबल कितना होता है क्लिनिकली। फिर आपका लिखा था कि कितना कम से कम एंटीरियर के लिए हो सकता है, वो होता है 10 डिग्री। फिर पूछ सकते हैं मोलस के लिए कितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, तो वो लिखते हैं 22 डिग्री। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चंस तैयार होते हैं। तो बेटर है कि जब ये इस तरह के आए तो आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि वर्ड क्या लिखा हुआ है आगे। रिकमेंडेड तो 6 डिग्री होता है। ठीक है, फिर वहीं आप ऑप्टिमम में चेंज आ जाता है, मिनिमम में चेंज आ जाता है, आइडियल में चेंज आ जाता है, और वो चेंज इस टेबल के अकॉर्डिंग भी आता है। ठीक है ना? तो आपको ये ध्यान रखना, ओवरऑल करके भी लिखा आ सकता है कि ओवरऑल कितना मैक्सिलरी प्रीमोलर में रिक्वायरमेंट है।
कर सकते हो ऑप्टिमम टेपर की वो 14 डिग्री है। अब आप सोचोगे 16 6 और 12 तो आया ही नहीं आंसर में। आपने वो आंसर जरूर, वो ऑप्शन जरूर दे रखा होगा जो रिकमेंडेड होता है, ताकि कंफ्यूज हो जाओ और गलत कर दो उसे। तो ऑलवेज लुक व्हाट द वर्ड हैज बीन यूज्ड इन क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, तो ये आपके फिनिश होते हैं। थैंक यू।